13 साल की बच्ची अपनी विधवा माँ के लिए खाना बना रही थी और उधर 5 दरिंदा मिलकर इस बच्ची के माँ के साथ गैंग रेप कर रहा था। गैंग रेप करने के बाद इस बच्ची के माँ को कत्ल कर देता है, फिर उसके लाश के साथ रेप करता है। और जब यह बच्ची अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है तब वह दरिंदा इस बच्ची के साथ भी गैंग रेप करता है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, दिल दहला देने वाली कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में ज़िला है अलीगढ़, थाना है छर्रा और गांव है सतारापुर। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। सतारापुर गांव के लोगों ने थाना में एक के बाद एक कई कॉल करता है और पुलिस से कहता है कि साहब आप फ़ौरन ही हमारे गांव में आइए, यहाँ पर 3 लोग का कत्ल हो गया है, जिसमें से एक 13 साल की बच्ची भी है। माँ और बेटी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, लाश बिल्कुल नग्न लाश है। यह खबर सुनने के फ़ौरन बाद छर्रा थाने की पुलिस सतारा गांव में जाती है। वहां पर जाने के बाद देखती हैं कि किचन में एक 13 साल की बच्ची की नग्न लाश पड़ी है। उसके हाथ में आटा भी लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि बच्ची के साथ या तो रेप या गैंग रेप भी किया गया है। और दूसरी लाश इस बच्ची के घर से थोड़ी दूर पे गन्ने के खेत में इस बच्ची के माँ की लाश है, वो भी बिल्कुल नग्न लाश है। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके माँ के साथ भी गैंग रेप किया गया है। और तीसरी लाश इस महिला का बेटे का लाश है, जो ठीक सामने वाले खेत में पड़ा हुआ है। जहाँ पर माँ की लाश थी उसके बगल में गड्ढे भी खोदे जाने के निशान थे। माँ और बेटी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगी लाश थी। पुलिस फौरन कपड़े लाकर माँ और बेटी की लाश को ढकता है। इन तीनों लाश को पुलिस पंचनामा करता है। तब पता चलता है कि माँ का नाम अनवर बेगम, जिसकी उम्र 45 साल की है, और बेटी का नाम कौसर जहाँ, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी, और इनका बेटा का नाम अजीम, उम्र 15 साल का था। गांव के लोगों सबसे पुलिस पूछताछ करती है। कहती है कि आप लोगों ने किसी को इनके घर आते जाते देखा या किसी ने इनका कत्ल करते हुए देखा है? लेकिन गांव के सभी लोगों ने इनकार ही किया। पुलिस गांव के लोगों सबसे यह भी पता करती है कि इनके घर में और कौन कौन सब है। तब लोगों ने बताया कि महिला के पति कई साल पहले ही मर चुका है, महिला विधवा थी, और इस महिला का एक और बड़ा बेटा है जो शहर में मजदूरी का काम करता है, और जो छोटा बेटा का कत्ल हुआ है वह मंद बुद्धि का था। गांव में सबसे गरीब इन्हीं का परिवार था। इस घटना के बारे में फ़ौरन ही इनके बड़े बेटे को खबर दी जाती है। इन तीनों को लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ ही घंटों के बाद इनका बड़ा बेटा शहर से गांव आ जाता है। गांव के जो पूर्व प्रधान था, जिसका नाम खालिद, वह 8-10 लोग के साथ और इनके बड़े बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। FIR दर्ज करवाता है और 7 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है, जिसमें से वर्तमान प्रधान और उनके 6 और जो करीबी लोग सब थे उनका नाम दर्ज करवाता है। इन 7 के मोबाइल नंबर पुलिस को देता है कि आप जल्द से जल्द इन 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालिए, नहीं तो हम लोग कल फिर वापस आते हैं और हंगामा करेंगे, धरना करेंगे। यह कहते हुए पूर्व प्रधान और जो उसके साथ 8-10 लोग आए थे वह सभी लोग थाने से अपने अपने घर चले जाते हैं। मामला तो काफ़ी गंभीर था, 3 लोग का कत्ल था। पुलिस फ़ौरन ही उन 7 लोग के फ़ोन के CDR और लोकेशन के बारे में पता करती है। और जब इन 7 लोगों के फ़ोन के CDR निकलवा कर और लोकेशन के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि इनमें तो सिर्फ एक लोग का ही उस गांव में लोकेशन है, बाकी सभी की लोकेशन तो अलग अलग जगह पर है। पुलिस ने इन 7 लोगों को बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं थी। फिर भी पुलिस ने 7 लोगों से पूछताछ की। उन सभी लोगों ने इस घटना में शामिल होने से इनकार ही किया और कहा, साहब जब यह घटना हुई थी हम लोग तो गांव में थे ही नहीं। पुलिस ने वहां जाकर पता किया तो पता चला कि हाँ, यह 6 लोग बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन एक लोग की लोकेशन गांव में ही आ रहा था। उससे पुलिस पूछताछ करती है। वह भी इस घटना में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि हाँ साहब, जब यह घटना हुई थी उस रोज़ मैं अपने घर पे ही था, आप चाहे तो आसपास के लोगों सबसे भी पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस को इन 7 के खिलाफ ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि इन तीनों कत्ल में से इनका हाथ हो सकता है। इतने में ही इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। माँ और बेटे को गला घोंटकर कत्ल किया गया था। माँ के साथ 4 से 5 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया था, फिर उसका गला घोंटकर कत्ल किया था, और जब वह मर गई थी तब उसके लाश के साथ भी रेप किया गया था। उस 13 साल की बच्ची के साथ भी गैंग रेप किया गया था। जब वो लोग बच्ची के साथ गैंग रेप कर रहा था उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन बच्ची का भी गला घोटा गया था। जैसे ही यह बात मीडिया में पता चलती है
लोगों में गुस्सा फूट जाता है। अखबार न्यूज़पेपर में सिर्फ यही न्यूज़ चलने लगता है। और जब यह बात पूर्व प्रधान को पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 5 से 6 लोगों ने मिलकर मां और बेटी के साथ गैंग रेप भी किया है, यह फिर से 8 से 10 लोगों को साथ थाने में पहुंचता है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देता है। पुलिस पे दबाव बनाने लगता है, स्थानीय नेता सबसे भी फ़ोन करवाने लगता है। पुलिस पे इतना ज़्यादा दबाव बना देता है कि पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तकरीबन रोज़ पूर्व प्रधान किसी न किसी अधिकारी या नेता से थाने पे फ़ोन करवाता था। पुलिस पे और ज़्यादा दबाव बढ़ रही थी। इसी तरह से इस घटना को 1.5 महीना बीत जाता है, लेकिन कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पूर्व प्रधान रोज़ पुलिस पे दबाव बना रही थी, कभी नेता के साथ या कभी 8-10 लोग के साथ थाने पहुंच जाता था। तब पूर्व प्रधान खालिद को लगा कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। तब वह 8 से 10 ट्रैक्टर किराए पे करता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को भर भर कर डीएम ऑफिस में जाकर धरना देने लगता है। डीएम साहब को भी धमकी देने लगता है कि साहब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 2 महीने का वक्त बीतने वाला है, 3 कत्ल हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप और उसकी मां के साथ भी गैंग रेप हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी कातिल को नहीं गिरफ्तार की है। अगर पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तब हम लोग आत्मदाह करेंगे। जितने भी महिला और बच्चे भर भर कर ट्रैक्टर पर गए थे, उन सभी का खाना पीना का व्यवस्था खालिद ने करवाया था, वो भी अपने पैसों से। फिर कलेक्टर ऑफिस से भी पुलिस पे दबाव बढ़ने लगे। फिर एसपी साहब ने यह सोचा कि जो पुलिस पे इतना ज़्यादा दबाव आ रही है वह सिर्फ एक ही शख्स करवा रहा है, और वह है पूर्व प्रधान खालिद। खालिद यह कह रहा है कि वर्तमान प्रधान और जो उसके करीबी है आप उसे ही गिरफ्तार करो। वह यह नहीं कह रहा है कि 3 लोगों का कत्ल और जो उसके साथ बलात्कार किया है उसे पकड़ो। वह सिर्फ एक ही बात रट लगाया हुआ है कि वर्तमान प्रधान और उसके करीबी लोगों को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, उसे जेल में डालो। फिर पुलिस ने सोचा यह वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच कोई रंजिश तो नहीं है। तब पता चला कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच काफ़ी पुरानी रंजिश है। जब वर्तमान प्रधान जीतकर काउंसिलिंग रूम से माला पहनकर बाहर आया था, तब पूर्व प्रधान यानी खालिद 8-10 लोगों के साथ उसके सामने में आया था और वर्तमान प्रधान को धमकी देते हुए कहा था कि तुम 10 दिन भी नहीं प्रधानी कर पाओगे। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, पुलिस फौरन समझ गई कि इन तीनों का कत्ल रंजिश में ही हुआ है और इसके पीछे खालिद ही हो सकता है, यानी हारे हुए प्रधान का ही हाथ हो सकता है। खालिद के मोबाइल नंबर और उनके जो करीबी लोग सब थे, उन सभी को पुलिस चुपके से सर्विलांस में डाल देती है। तब पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। खालिद के मोबाइल पर एक शख्स ने राजस्थान से कॉल किया। उस शख्स का नाम जावेद था। वह फ़ोन कर यह बताया कि हम लोग की सारी मेहनत बेकार चली गई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम लोग को इतना पैसे भी खर्च हुए, इसके बावजूद भी वर्तमान प्रधान और उसके करीबी लोग ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। जैसे ही सर्विलांस के जरिए यह बातचीत पुलिस को पता चली, पुलिस फ़ौरन ही एक टीम भेजकर राजस्थान से इस जावेद को गिरफ्तार करके ले आती है। उससे पूछताछ शुरू कर देती है और कहती है कि जो तुम खालिद के साथ बातचीत कर रहा था, वह कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था और कौन सा मेहनत तुम लोग का बेकार गया, इसके बारे में बताओ। वह इधर उधर की बात करने लगता है। पुलिस पहले से ही गुस्से में था, जो उसके ऊपर इतने दबाव था। पुलिस सारा गुस्सा इस जावेद पे उतारता है। तब वह कहीं जाकर टूटता है और कबूल करता है और कहता है कि इस घटना में हम 5 लोगों का हाथ है, जिसमें से पूर्व प्रधान का भी हाथ है। वह एक एक कर पूरी बात बताता है। कहता है कि खालिद जब प्रधानी से हार गया था, तब वह कसम खाया था कि जो वर्तमान का प्रधान है उसे प्रधानी करने नहीं देना है। वह जाकर धमकी भी दिया था, कहा था कि तुम 10 दिनों से ज़्यादा प्रधानी नहीं कर पाओगे। इसके लिए तभी संभव था जब वर्तमान प्रधान की हत्या हो जाए या कोई गंभीर आरोप में वह सालों साल तक जेल में रहे, तब वह री इलेक्शन करवा सकता है, फिर वह प्रधानी बनकर प्रधानी कर सकता है। तब उन लोगों ने प्लान बनाया। हारे हुए प्रधान के करीबी सैदू का घर और अनवर बेगम का घर 1-2 घर के आगे पीछे में था। अनवर बेगम रोज़ सैदू के घर दूध देने के लिए जाती थी। तब हारे हुए प्रधान सैदू से कहता है कि जब वह तुम्हारे घर दूध देने जाएगी, उसी वक्त उसे मार डालना। घटना वाले दिन सैदू के घर 4 और लोग पहले से मौजूद था। सैदू को जोड़कर उसके घर में 5 लोग तैयार था। जैसे ही अनवर बेगम उसके घर दूध देने के लिए शाम में जाती है, वो लोग मुंह दबाकर महिला को घर के अंदर में ले जाता है। फिर यह 5 लोग मिलकर इस विधवा महिला पे टूट पड़ता है और एक एक कर इस महिला के साथ गैंग रेप करता है। फिर इस महिला का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। उधर इसकी 13 साल की बेटी अपनी माँ के लिए रोटी बना रही थी।
जब काफ़ी वक्त बीत जाता है और उसकी माँ दूध देकर घर वापस नहीं जाती है, तब वह अपने मंदबुद्धि भाई से कहता है, तुम सऊदी के घर जाओ, माँ दूध देने के लिए गई है। ऐसा लग रहा है कि माँ वहीं पे बैठकर बातचीत कर रही है। भाई सऊदी के घर पहुंचने ही वाला था, तब वह देखता है कि वह पांचों लोग मिलकर उसकी माँ को उठाकर खेत की तरफ ले जा रहा है। यह सब देखकर उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह पांचों लोग उस महिला को गन्ना के खेत की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद दो लोग गड्ढा खोदने लगता है। इसी में से एक शख्स इस महिला के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। मरी हुई अनवर बेगम की लाश के साथ वह रेप करने लगता है। तब चार लोग उसे कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। वह शख्स नाराज़ हो जाता है। उसके साथ रेप करने के बाद चारों से कहता है कि जो तुम्हें करना है करो, मैं जा रहा हूँ। और वह वहाँ से जाने लगता है। जब वह आ रहा था तब वह रास्ते में देखता है कि महिला का बेटा यह सारा कुछ देख रहा है। यह घबरा जाता है। फिर यह दूसरे रास्ते से उन चारों लोगों के पास जाता है। कहता है कि जो यह हम सब कर रहे हैं, इनका बेटा सारा कुछ देख रहा है। फिर यह पांचों लोग दबे पांव से इस महिला के बेटे के पास जाता है। पीछे से मुंह दबाकर उसका भी गला घोंटकर कत्ल कर देता है। इतना में ही वह 13 साल की बच्ची कौसर अपने माँ अपने भाई को ढूंढते हुए सैदू के घर के आसपास से अपनी माँ अपने भाई को वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है। यह आवाज़ उन पांचों लोगों को सुनाई देता है। वह पांचों लोग घबरा जाता है। उन लोगों को यह लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि गांव वालों को यह पता चल जाए कि उसकी माँ और उसका भाई नहीं मिल रहा है, और यह बात गांव के लोगों को भी पता चल जाए। तब उसी में से सैदू कहता है कि जाओ उसे भी मार डालो। तब वहाँ से 3 शख्स सैदू के घर पर जाता है। 13 साल की मासूम बच्ची का वह लोग मुँह दबाकर कमरे के अंदर में ले आता है। फिर उसमें से एक कहता है कि इसका गला घोंटकर कत्ल कर दो, लेकिन दूसरा कहता है कि कत्ल तो करना ही है, पहले इसके साथ रेप तो कर ले। फिर यह तीनों दरिंदा मिलकर उस बच्ची के साथ भी वही करता है जो कुछ देर पहले उसके माँ के साथ किया था। इस बच्ची के साथ भी वह गैंग रेप करता है। बच्ची की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब यह तीनों दरिंदा मिलकर इस बच्ची के साथ गैंग रेप कर रहा था। इसके बाद उस बच्ची का भी गला घोंटता है। उसे लगने लगता है कि अब बच्ची मर गई है। फिर यह तीनों लोग मिलकर इस बच्ची की नग्न लाश को उठाकर उसी के कमरे में ले जाता है। किचन में जाकर रख देता है। दरवाज़ा खुला ही छोड़ देता है ताकि किसी के इस बच्ची पे नज़र पड़े। फिर रात में गांव के लोग की उस बच्ची पे नज़र पड़ती है। शोर शराबा शुरू हो जाता है। पुलिस तक खबर जाती है। फिर पुलिस पूरे 2.5 महीने के बाद 5 दरिंदों को गिरफ्तार करती है और इन 5 को जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें माँ बेटी भाई का कोई कसूर नहीं था। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच में जो रंजिश था, उसकी यह तीनों लोग बलि चढ़ गया। इन 5 दरिंदा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।